हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान। कैसे हो? बढ़िया। मैं हूं श्वेतांगी और आज की क्लास बच्चों होने वाली है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे लास्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में बच्चों हमें मेनली पढ़ना है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में मेनली हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है, जिसमें हमने रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, एक और बात बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझने से पहले आपके पास लेंस की नॉलेज होनी चाहिए। मेनली आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस पे किन किन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रहेगी, तो इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगा और इमेज की नेचर कैसी होनी चाहिए। तो लेंस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। आई थिंक सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें मैंने पूरी लेंस की कहानी समझाई है। तो वहां पे मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में भी समझाया है कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर। तो एक बार आप उसे प्लीज देख लो, उसके बाद आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है समझो पहले। नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकल है, तो भैया लाइट का तो यूज होगा ही। बिल्कुल सही। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लाइट से इंटरेक्ट करते हैं और हमें एक बढ़िया सी इमेज बना के देते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी डिवाइस जो लाइट को प्रोसेस करती है समहाउ और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करती है, जैसे कि रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज को यूज करती है। ठीक है, और हमें एक बढ़िया सी क्लियर इमेज बना के देती है। तो ऐसे सारे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेशन देख लें। दीज आर द डिवाइसेस व्हिच प्रोसेस लाइट यूटिलाइजिंग द रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर टू फॉर्म क्लियर इमेजेस विद द यूज ऑफ मिरर्स, लेंसेज एंड प्रिज्म। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तो हमें पढ़ना ही है। साथ ही साथ जो स्पेक्टिकल्स हम यूज करते हैं, चाहे वो पावर वाली हो या फिर सन ग्लासेस हो, बिकॉज ये हमें क्लियर इमेज बना के देती है। तो ये सब के सब क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल है। कैमरा, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। पेरिस्कोप्स बच्चों, ये क्या होता है? ये होता है जब ऑब्जेक्ट हमारे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं होती है ना, तो पेरिस्कोप की मदद से हम उसे देख सकते हैं। इसमें कुछ मिरर्स होते हैं जो सर्टेन एंगल्स पे फिक्स होते हैं। ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, मिरर से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक आती है, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी देख लेते हैं। तो ये सब के सब क्या है बच्चों? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। बट ये सबके सब एग्जांपल्स है बच्चों मैन मेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, जिसको हमने बनाया, इंसानों ने बनाया है। या कोई ऐसा भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमने नहीं बनाया बच्चों? सही गेस करो, हमारी आंखें। ह्यूमन आईज क्या है, या किसी भी एनिमल की आई बच्चों, ये क्या है? ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमने नहीं बनाया। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आंखों की वजह से ही आप बाहर की दुनिया को देख पा रहे हो। अपनी प्यारी प्यारी आंखों की से का यूज करके ही तुम इस वीडियो को देख रहे हो। मैं अपनी आंखों से स्क्रीन को देख के आपको पढ़ा पा रही हूँ बच्चों, है ना? अब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों लाइट रे हमारी आंखों में एंटर करती है, आंखों के अंदर लेंस होता है और लेंस क्या करती है? इन रेज को हमारी रेटिना पे कन्वर्ट करती है। तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती है रेटिना पे हमें वही चीज दिख पाती है बच्चों, जिसकी इमेज हम रेटिना पे हमारी आंखें बनाती है। अजीब लगेगा सुनने में तुम्हें, लेकिन एक्चुअल में तुम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे बेटा, तुम उस ऑब्जेक्ट से बनने वाली इमेज को देख रहे हो। अपनी हाथों को देख रहे हो तुम, लेकिन एक्चुअल में तुम क्या देख रहे हो? अपने हाथों की इमेज को देख रहे हो, जो कि हमारी आंखें बनाती हैं हमारी रेटिना पे। ठीक है, तो ह्यूमन आई अब हमारे सिलेबस में है नहीं ह्यूमन आई, लेकिन बच्चों थोड़ा सा रेटिना आई मीन ह्यूमन आई का थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज जान लो, जो कि हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में काम आने वाले आगे चल के। तो देख लो जल्दी से, एक डायग्राम बना लूं मैं। मान लेते हैं बच्चों ये हमारी आई लेंस है। सपोज ये है आई लेंस एंड इस आई लेंस को ना, इसके एजेस से इस तरीके से होल्ड करके रखा है सिलियरी मसल्स। पढ़ा है तुमने 10th में, है ना? देखो, और ये बन गई मेरी आई बॉल। क्लियर है बच्चों? ये क्या बनाया मैंने? ये है लेंस, ये क्या है? दीज आर सिलियरी मसल्स, और ये है बच्चों रेटिना। लेंस के ऊपर होता है बच्चों आइरिस, जिससे किसी की आंखों की कलर डिसाइड होती है, और उसके ऊपर होता है बच्चों कॉर्निया, जो एक ट्रांसपेरेंट सा मीडियम होता है, जिनकी बात हम अभी नहीं करने वाले बच्चों। अभी समझ लेते हैं लेंस, सिलियरी मसल और रेटिना का क्या यूज है। लेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है मेनली, जो कि ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को रेटिना पे कन्वर्ज करता है, जिसकी इमेज हमें दिखती है। रेटिना
पे बनने वाली इमेज, अगर रेटिना पे इमेज बन रही है ना बच्चों, तो इसकी सिग्नल ही ब्रेन तक जा पाती है और हम उसी इमेज को देख पाते हैं, यानी उसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जिनकी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। क्लियर है? तो रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है, जिसपे इमेज अगर बनेगी ऑब्जेक्ट की, तभी उस इमेज को हम क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों सिलियरी मसल्स जो लेंस को होल्ड करके रखा है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिलियरी मसल क्या करता है, लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करता है। कर्वेचर को कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि लेंस को दबाता है, लेंस को अगर चारों तरफ से अगर दबाएगा, कंप्रेस करेगा, तो लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज करती है, अगर छोड़ देगा तो इंक्रीज करेगी, मतलब लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है। इसकी क्या जरूरत है बच्चों, खुद तुम सोचो, लॉजिकली समझ लो कि अगर रेटिना पे ही इमेज बननी है, अगर रेटिना पे ही इमेज बननी है क्लियर व्यू के लिए, तो कैन वी से कि यहाँ पे v की वैल्यू आपने फिक्स कर रखी है। व्हाट इज v? v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तो भाई तुमने v तो फिक्स कर दिया। अगर v फिक्स है तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला हमें क्या पता, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पे तुमने 1/v को फिक्स कर दिया। तो फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों, अगर v को हम वेरी करेंगे, है ना, तुमने v को फिक्स कर रखा है, तो डिफरेंट u के लिए क्या f की वैल्यू भी डिफरेंट होनी चाहिए, तभी जाके उस ऑब्जेक्ट को हम की इमेज को हम रेटिना पे बना सकते हैं बच्चों। तो फोकल लेंथ को वेरी कराता है ये सिलियरी मसल। ठीक है, तो लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है बच्चों, इसकी भी लिमिटेशन, ऐसा नहीं कि सिलियरी मसल बिल्कुल फोकल लेंथ को बहुत कम कर सकता है, इसकी भी लिमिटेशन है। इसकी वजह से भी किसी भी ह्यूमन आई की जो रेंज होती है देखने की, वो फिक्स होती है, मतलब रेंज फिक्स होती है। तो इन जनरल इसको हम फार पॉइंट और नियर पॉइंट से बताते हैं। फार पॉइंट किसी भी आई के लिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बच्चों, जहां तक किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकते हो। इन जनरल किसी हेल्दी आई के लिए इन्फिनिटी होता है, मतलब काफी दूर से आने वाली लाइट रेस को भी आप देख सकते हो। और बच्चों इस कंडीशन में जो आई मसल्स होता है, या कह सकते हो सिलियरी मसल होता है, वो अपने मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है। एक और बात हमें क्या पता है कि जब लाइट रेस काफी दूर से आ रही होती है, तो हम इनको आपस में पैरेलल मान सकते हैं, और पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस कहाँ कन्वर्ज करती है बच्चों, फोकस पे कन्वर्ज करती है ना। और बिकॉज हम देख रहे हैं क्लियरली, इसका मतलब ये है कि कहाँ कन्वर्ज करेगी, रेटिना पे कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि रिलैक्स्ड कंडीशन में हमारी जो लेंस की, आई लेंस की फोकस होती है, वो रेटिना पे ही होती है। समझ रहे हो बच्चों? यानी इस आई बॉल की जो डायमीटर है, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इन नॉर्मल कंडीशन, मतलब मोस्ट रिलैक्स कंडीशन। समझ आई बात? रे डायग्राम से समझा दो बच्चों। देखो मान लो लाइट रेज बहुत दूर से आ रही है, कहीं यहाँ से आ रही है, ये लेंस है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करेगी रे, तो ऑब्वियसली ये अनडेविएटेड पास कर जाएगी कुछ इस तरीके से। एक और रे ले लूं मैं पैरेलल इसके, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्ट कैसे कराऊं इसको मैं, बिकॉज फोकस आपकी रेटिना ही है और इमेज रेटिना पे ही बननी है, तो ये कन्वर्ज कर जाएगी इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमें इमेज कैसे दिखेगी बच्चों, कुछ इमेज, हमें इमेज की साइज कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गई कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे रखी, यानी लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा पॉइंट होता है बच्चों नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट किसी भी आई के लिए वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां तक हम चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। अगर नियर पॉइंट के अंदर आप ले आओगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो फिर तुम्हें ब्लर्ड इमेज दिखेगी, क्लियर इमेज नहीं दिखेगा। एंड किसी हेल्दी आई के लिए आप कह सकते हो इट इज 25 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है बच्चों, आपकी 25 सेंटीमीटर से कम होगी। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज हमने निकाला कि 25 सेंटीमीटर जो है वो हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट होता है। इसे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैम व्हाई दीज 2 पॉइंट्स आर सो इम्पोर्टेंट, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों इसलिए, एक तो ये कि आपकी विजन की ये रेंज को बताते हैं, मतलब कहाँ तक देख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक तुम देख सकते हो। पहली बात तो ये हो गई इन जनरल। दूसरी बात हो गई कि जब किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर रहे हो कुछ किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बच्चों, तो आप एक बात तो ये मतलब एक बात तो ये आप प्रीफर कर सकते हो कि आपकी आंखें उस वक्त ज्यादा स्ट्रेन्ड कंडीशन में ना हो, रिलैक्स्ड कंडीशन में हो। ठीक है, तो रिलैक्स्ड कंडीशन में कब होगी बच्चों, जब रेज पैरेलल आ रही होंगी आपस में, पैरेलल आपकी आई लाइंस पे जाएगी, तभी तो उसकी जो इमेज होगी वो आपकी रेटिना पे बनेगी। तो ये फार पॉइंट वाली केस हो गई। और दूसरी कंडीशन हो गई नियर पॉइंट वाली केस बच्चों। नियर पॉइंट वाली केस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जिसे आप आई लेंस से देख रहे हो, अगर वो नियर पॉइंट पे होगी, तो उस वक्त इसकी साइज मैक्सिमम होगी।
ये समझा देती हूँ मैं डायग्राम से। मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे कोई, इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, और नियर पॉइंट है कहीं यहाँ पे, ये नियर पॉइंट है जहां तक आप, मतलब इस यहाँ तक आप ऑब्जेक्ट इमेज देख सकते हो किसी ऑब्जेक्ट की। इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट आएगी तो वो फिर आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। इस आई के लिए ये नियर पॉइंट हुआ। मैंने नियर पॉइंट के बाहर रखा तो ऑब्वियसली इसकी इमेज तो बनेगी, क्योंकि आप फार पॉइंट से नियर पॉइंट तक देख सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब बच्चों इसकी रे डायग्राम में बना के समझाऊं। फर्स्ट रे लिया मैंने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो अनडेविएटेड पास करेगी बच्चों। सेकेंड रे लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करनी थी। और फाइनली इमेज कहाँ बननी है बच्चों, रेटिना पे बननी है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो फोकस है मेरी यहाँ है, यानी सिलेरी मसल ने अपना काम किया, लेंस को कंप्रेस किया, फोकल लेंथ को डिक्रीज किया, ताकि फाइनल इमेज मेरी कहाँ बने, रेटिना पे बने। क्लियर है। सेकंड केस लेती हूँ, जब ऑब्जेक्ट को हम नियर पॉइंट पे रख दें, तो इस केस में देखते हैं बच्चों इमेज कैसी बनती है। इस केस में इमेज देख लेते हैं। फर्स्ट रे में हम लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे अनडेविएटेड। सेकेंड रे लिया मैंने अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ऑब्वियसली आफ्टर ये रिफ्रैक्शन कन्वर्स करेगी, रेटिना पे ही कन्वर्स करेगी। तो यहाँ पे बच्चों हम क्लियरली देख सकते हैं कि मेरी जो फोकल है, फोकल लेंथ है वो और डिक्रीज कर गई है। मतलब यहाँ पे हमारी आई लेंस और ज्यादा स्ट्रेंड कंडीशन में है, सिलेरी मसल ने और ज्यादा कंप्रेस कर रखा है इसको। एक और बात बच्चों हम देख सकते हैं, पहले केस में जो इमेज की साइज है कुछ इतनी है, सेकेंड केस में इमेज की साइज बढ़ गई है ना। तो हमने एक बात यहाँ से नोटिस क्या किया कि जब ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास लेके आते हैं तो ऑब्जेक्ट की साइज तो बच्चों वही है, लेकिन हमारी आंखों पे जो इमेज बनी है, रेटिना पे जो इमेज बनी है बच्चों, उसकी साइज हमें ज्यादा दिखती है। अगर ऐसा है तो क्या हम नियर पॉइंट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फिर इमेज की साइज तो और बड़ी होनी चाहिए, तो बिल्कुल बड़ी होती है बच्चों, बिल्कुल बड़ी साइज होती है। लेकिन लेकिन कंडीशन क्या होता है, होता क्या है बच्चों की इमेज ब्लर्ड दिखती है, वहां पे इमेज बनती ही नहीं है। देखो क्या होता है, अगर और पास लेके आएंगे तो अभी जो रेज है ना वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज ही नहीं करेगी बच्चों, ये कहीं पीछे जाके कन्वर्ज करेगी, मतलब इमेज तुम्हारी पीछे रेटिना के पीछे बन रही होगी। और अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली इसकी सिग्नल ब्रेन तक जाएगी नहीं, तुम्हें ये इमेज दिखेगी नहीं, ब्लर्ड इमेज दिखेगी। तो बड़ी तो बनी है बच्चों, ये तो दिख रहा है हमें कि बड़ी इमेज तो बनी है, लेकिन ऐसी इमेज का क्या फायदा जो हमें दिखे ही ना ढंग से, है ना। तो ये फिर कोई किसी काम का नहीं है। अगर नियर पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर ये हमें दिखेगी ही नहीं। तो एक बात हमें क्या समझ में आती है कि फॉर क्लियर इमेज अगर इमेज हमको बड़ी देखना है तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा, नियर पॉइंट में। क्या इतनी बात समझ आई नहीं कि नियर पॉइंट पे हमें मैक्सिमम इमेज की साइज मैक्सिमम दिखती है नियर पॉइंट पे। दैट्स व्हाई नियर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों था, मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन के लिए आई की। नियर पॉइंट पे ऑल्दो आईज हमारी मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन में होती है, लेकिन यहाँ पे हमें मैग्निफाइड इमेज दिखती है, इस वजह से नियर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज मैग्निफिकेशन। अब बच्चों मैग्निफिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लेंस में, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्निफिकेशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो समझ लेते हैं। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द रेटिना विथ लेंस टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ इमेज विदाउट लेंस। यानी अगर हमने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया है तो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के बाद जो इमेज की हाइट बन रही है रेटिना पे, दैट हाइट डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम हाइट ऑफ इमेज विदाउट लेंस। क्या बच्चों ये बात समझ आई आपको, मैक्सिमम हाइट ऑफ इमेज विदाउट लेंस ये कब होगी, जब ऑब्जेक्ट मेरी कहाँ रखी रहेगी, नियर पॉइंट पे रखी रहेगी। तो मैग्निफिकेशन समझ में आया। लेंस का यूज करने के बाद जो इमेज की हाइट बन रही है रेटिना पे, दैट हाइट डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द इमेज जब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, नियर पॉइंट पे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्निफिकेशन, इसे हम बोलते हैं बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन। एक और बात बच्चों इस डायग्राम से समझो कि फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो यहाँ पे इमेज यहाँ बन रही है, ये वाली इमेज बच्चों हमारे आईलेंस पे कितनी, क्या कुछ इतनी एंगल सबटेंड कर रहा है ना। क्या कह सकते हो, ये वाली ऑब्जेक्ट इतनी एंगल सबटेंड कर रहा है, एक ही बात है, दोनों ऑपोजिट एंगल है। सेकेंड केस में जब ऑब्जेक्ट मेरी नियर पॉइंट पे रखी है और इसकी इमेज कहीं यहाँ बन रही है बच्चों, तो ये इमेज क्या कुछ इतनी एंगल सबटेंड कर रहा है, ऑब्वियसली ये वाली एंगल ज्यादा है, और ये एंगल क्या इसी एंगल के इक्वल है। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइट है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, कह सकते हैं। तो क्या हम रेशियो ऑफ हाइट को रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड से रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों। ऑल्दो
कोई फर्क नहीं आएगा आपके फाइनल रिलेशन में बच्चों। इसे हम डिफाइन करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन से। ठीक है, इसे समझ जाओगे तो फिर आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन समझ लेते हैं बच्चों। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड एट डी फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग। तो ये वही बात हो गई बच्चों, दिख रहा है, ये दोनों सेम ही बात है। यहाँ पे कब लिया मैक्सिमम हाइट ऑफ इमेज विदाउट लेंस, तो भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, डी पे ही रखी है। और ये कितनी एंगल, जितनी एंगल ये इमेज सबटेंड करेगा ना, उतनी एंगल ये ऑब्जेक्ट भी सबटेंड कर रहा है, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल। तो बच्चों क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन समझ में आया। फिर से मैं बता दूं कि लीनियर मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन दो डेफिनेशन से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैथमेटिकली आपका रिलेशन सेम आने वाला है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने पहले इंस्ट्रूमेंट की, जो है माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें देखो तो कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है, और ये जो इमेज बनाता है बच्चों ये मैग्नीफाइड होता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल इमेज होता है। और इसकी फोकल लेंथ बच्चों हमारे नियर पॉइंट से कम होनी चाहिए। क्लियर है। अब ये किस तरीके से काम करता है ये हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से एक आई डायग्राम बनाया हुआ है ताकि हमारा समय सेव हो सके। बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है अपने नियर पॉइंट पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है जो कि मेरी बिल्कुल नियर पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, अब बच्चों इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज मेरी रेटिना पे बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। अभी अभी हमने देखा कुछ इस तरीके से हम इमेज बनाते हैं, तो जो हाइट इमेज की होगी कुछ इतनी हाइट होगी। ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने नियर पॉइंट के और अंदर ले आऊं तो क्या मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी बिल्कुल। अभी अभी हमने देखा कि वो क्या होगा, रेटिना के पीछे जाके इमेज बनाएगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं और पास लेके आ जाऊं बच्चों, तो क्या होगा, इसकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना के बच्चों पीछे बनेगी क्या? ठीक है, ओके। हालांकि आप देख सकते हो कि साइज तो बढ़ गई, इमेज की साइज तो बड़ी है, लेकिन लेकिन इमेज दिख ही नहीं रही, ब्लड इमेज दिख रही। अगर समहाउ बच्चों हम इस इमेज को देख सकते तो क्या हम कह सकते कि हमें जो अभी इमेज दिख रही है वो मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है। क्लियर है। तो ये काम करता है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, अगर हम क्या करें अपनी आंख और इस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास रख दें, ठीक है, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करेगा, इस ब्लर्ड इमेज को क्लियर करेगा, मतलब इस इमेज को कहाँ बना देगा, हमारे रेटिना पे बना देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों होता क्या है, देखो ये समझ लेते हैं। क्या होगा कि इस पर्टिकुलर केस में मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे हमने इस मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे रखा है कि इसके फोकस पे ये ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है ना इस मैग्नीफाइंग ग्लास के फोकस पे है, मैग्नीफाइंग ग्लास के फोकस पे है बच्चों। तो कन्वेक्स लेंस में हमें क्या पता है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है तो उससे निकलने वाली रेज आपस में आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है, या कह सकते हो इमेज उसकी वजह से कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। तो बच्चों यहाँ पे ये रेज कैसे आ रही होंगी, ये वाली रे तो सीधी पास कर जाएंगे। अगर हम यही इमेजिन करके रखें कि जस्ट अज्यूम करो कि हमारी आई लेंस और जो कन्वर्जिंग लेंस हमने लिया है वो एक ही पॉइंट पे, मतलब काफी थिन लेंस है, ठीक है, साथ में है, तो इसकी ऑप्टिकल सेंटर को हम एक मान लें, तो ये वाली रे मेरी अनडिविडेड पास कर जाएगी पहले की तरह। और सेकेंड वाली रे बच्चों पहली आई मीन कन्वर्जिंग लेंस से क्या करेगी, जब रिफ्रैक्ट होगी तो क्या ये पैरेलल हो जाएगी? हाँ, तो अब मेरी आंखों पे देख सकते हो बच्चों दो पैरेलल रेज आ रही है ना, ये लेंस यूज करने के बाद दो पैरेलल रेज आ रही है बच्चों। अब यहाँ पे अगर तुम इसको ऐसे समझो कि अगर मैं कोई लेंस अपनी आंखों के सामने रखती हूँ और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट देखती हूँ, तो क्या होगा बच्चों, ये लेंस पहले क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, मतलब ये जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाली बात हो गई जो हमने लेंस में पढ़ा हुआ है। तो ये लेंस जो इमेज बनाएगा ना बेटा, वो इमेज मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब मेरे लेंस के लिए, आई लेंस के लिए वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस केस में आप देख सकते हो कि इमेज कहाँ बन रही है, इस लेंस के लिए इन्फिनिटी पे बन रही है ना। तो वो इन्फिनिटी पे बनने वाली इमेज अब आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा बच्चों। एंड ये कौन सा कंडीशन हो गया, फार पॉइंट वाला, मतलब अभी मेरे लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, फार पॉइंट पे रखी है। क्लियर है, इन्फिनिटी पे रखी है। तो ये कौन सा केस हो गया, जब हमारी आंखें मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है। यानी अगर हम कोई मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे लेते हैं और हम इसके फोकस पे, मैग्नीफाइंग ग्लास के फोकस पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो उस वक्त जो हमें इमेज दिख रही होती है वो
इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही होती है। समझ में आई बात? तो ये मोस्ट कंफर्टेबल व्यूइंग वाला केस है बच्चों। और यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी? हमारे रेटिना पे बनेगी। देखो यहाँ पे बच्चों जो इमेज बनेगी ना, एक मिनट, वो कहाँ बनेगी? रेटिना पे, क्योंकि ये कन्वर्ज करेगा कहीं इस पॉइंट पे। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज की साइज वही है बिल्कुल, लेकिन पहले इमेज विदाउट लेंस जो इमेज हमें दिख नहीं रहा था, ब्लर्ड इमेज दिख रहा था, अब वो इमेज हमें क्लियरली दिख रहा है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास इमेज बड़ा नहीं कर रहा बच्चों। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा है? जो ब्लर्ड इमेज था उसे वो क्लियर करके दे रहा है। क्या मैग्नीफाइंग ग्लास की इंपॉर्टेंस समझ आई क्या करता है? अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, मैग्निफिकेशन देखते हैं। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। अभी अभी हमने क्या देखा बच्चों, दैट मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं कि ये तो ऑब्जेक्ट है मेरी, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखी है। तो ये आंखों पे मेरी एंगल सबटेंड करिए थीटा नॉट का। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है। मान लिया ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? h है। अच्छा, इमेज कितनी एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चों? इमेज कितनी एंगल सबटेंड कर रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे सेकंड केस में कि इमेज मेरी कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। इमेज कहाँ बन रही है बच्चों? इन्फिनिटी पे बन रही है। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि इमेज कितनी एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इतनी एंगल। मान लेते हैं बच्चों ये एंगल थीटा आई है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लिख सकते हैं दिस m इक्वल्स व्हाट? थीटा आई अपॉन थीटा नॉट। तो इसे हमें बस यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू को, रिलेशन निकालने के लिए। फर्स्ट डायग्राम में बच्चों इस ट्रायंगल को देख के हम क्या कह सकते हैं? tan थीटा नॉट फॉर स्मॉल एंगल कैन बी राइट दैट थीटा नॉट इक्वल्स क्या लिख सकते हैं बच्चों? h अपॉन d परपेंडिकुलर बाय बेस। सेकेंड डायग्राम में सिमिलरली वी कैन राइट tan theta I is approximately equal to theta I which is equal to what? h upon, ये बेस कितनी है बच्चों? किस फोकस पे रखी है ना, तो ये बेस हो गई तुम्हारी फोकल लेंथ के इक्वल पाई एफ। तो यहाँ पे जब आप थीटा आई अपॉन थीटा नॉट करोगे तो एच एच हो जाएगा कैंसिल। और फाइनली जो रिलेशन आ रहा है मैग्निफिकेशन का, वो आ रहा है कितना? d अपॉन एफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों फोकल लेंथ को अगर हम घटाएंगे, अगर जितनी फोकल लेंथ लेंस की कम होती है ना, उस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होता है। क्या बात आई समझ में? तो ये फर्स्ट रिलेशन है बच्चों इस टॉपिक का, तुम्हें याद रखना है। क्या है? मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ फार पॉइंट। जब इमेज कहाँ बनी होती है? फार पॉइंट पे, यानी मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन होता है। और बच्चों इस पर्टिकुलर कंडीशन को ना हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखिएगा बच्चों। अब बात आती है कि क्या मैग्निफिकेशन को हम और इंक्रीज कर सकते हैं? अब देखो इस पर्टिकुलर केस में ना हमारे ये जो इमेज बन रही है, जो हमारे आंखों के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, वो कहाँ पे? वो इन्फिनिटी पे है। हमें पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आए तो मेरी मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी, मतलब हमें जो इमेज रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो और मैग्निफाइड फॉर्म में मिलेगा। तो ये कब तक कर सकते हैं? जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाए? डी पे आ जाए। तो नेक्स्ट केस आता है हमारा जब इमेज हम नियर पॉइंट पे बना दें। लेंस की जो इमेज बन रही है, लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है, वो हमारे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आ जाए। ठीक है, तो ये सेकेंड केस है। फर्स्ट वाली डायग्राम में एज सच ले लेती हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाली हूँ बच्चों, मुझे बताओ कन्वर्जिंग लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, क्या उसमें ये पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पे होती है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट आप फोकस से पोल के बीच में शिफ्ट करते हो, यानी पोल के टुवर्ड शिफ्ट करते हो, तो जो इमेज बनती है वो हमारे पोल की तरफ शिफ्ट करती है। बट इमेज मैग्निफाइड होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है ना बच्चों। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अपनी कन्वर्जिंग लेंस को कुछ ऐसे रखने वाले हैं ना, कुछ ऐसे रखने वाले हैं। पहले मैं ऑब्जेक्ट बना दूं। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे? कुछ ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, कन्वर्जिंग लेंस यहाँ रखा और मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया ना, इस कन्वर्जिंग लेंस के फोकस के अंदर रखा। अभी ये इसके फोकस पे नहीं है, फोकस के अंदर है। और
कुछ ऐसे मतलब इतने डिस्टेंस पे है कि जो फाइनल इमेज बन रही है ड्यू टू दिस कन्वर्जिंग लेंस वो कहाँ बन रही है, हमारे नियर पॉइंट पे बन रही है। तो पहले इसको रे डायग्राम से मैं बना लूं, ये तो सीधी चली जाएगी यहाँ पे, पीछे की तरफ कहीं यहाँ मीट करेगा, ये यहाँ मीट करेगा। तो फाइनल इमेज जो बनेगी ना बच्चों, इस पॉइंट पे बनेगी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, डी हो गई। मतलब हमारी आंखों के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है अभी। ठीक है, तो अभी मैग्निफिकेशन और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, वो हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ये हाइट h है। अच्छा, मान लेते हैं बच्चों अभी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है हमारी आई लेंस से वो u है, कन्वर्जिंग लेंस से डिस्टेंस u है। भाई एक ही बात है, हमने कन्वर्जिंग लेंस i को एक साथ अभी पास पास में रखा हुआ है। ठीक है, तो इमेज जितनी एंगल सबटेंड कर रही है बेटा, क्या इसको मैं यहाँ पे थीटा आई का नाम दे दूं, थीटा आई का नाम दे दूं, थीटा आई। ठीक है, हाइट तो सेम है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों। पहले तो बताओ मुझे, इस थीटा आई की वैल्यू क्या इस छोटे वाले ट्रायंगल से ले सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से टेन थीटा आई, टेन थीटा आई इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, एच अपॉन यू लिख सकते हैं क्या। एंड मैग्निफिकेशन के रिलेशन से बच्चों क्या हम लिख सकते हैं, एम इक्वल्स वॉट, डी अपॉन यू लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से। थीटा आई अपॉन थीटा नॉट लिख सकते हैं। अब मुझे इस u को डिफाइन करना है, मुझे u को डिफाइन करना है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। और फ्रॉम लेंस फॉर्मूला वी नो दैट 1 अपॉन f इक्वल्स व्हाट, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इस पर्टिकुलर डायग्राम में तुम मुझे बताओ कि जो इस लेंस के लिए v क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर कन्वर्जिंग लेंस, क्या v की वैल्यू है -t, सही। क्या u मेरी नेगेटिव में है, -u। अब क्या करो, इसकी वैल्यू ना यहाँ इस इक्वेशन में रख दो, तो यहां से मेरी u की वैल्यू चली आएगी, कितनी आएगी देखो, 1/u। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 1/u इक्वल्स 1/f प्लस 1/d। देखो एक बार, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो, और इससे क्या करो, पहले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, 1/u की जगह पे ये वैल्यू रख दो। तो यहां से बच्चों मेरी मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, d इंटू 1/f प्लस 1/d। तो यहाँ से dt हो गया कैंसिल, 1 प्लस, तो यहाँ से बच्चों जो मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन आ रही है, इट इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस d/f। तो आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू बढ़ गई है जब हमने जो फाइनल इमेज मेरी बन रही है कन्वर्जिंग लेंस से, अगर वो नियर पॉइंट पे बनती है तो उससे मैग्निफिकेशन बढ़ जाती है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस है और मोस्ट स्ट्रेन्ड आई का केस है, जब तुम्हारी आंखें सबसे ज्यादा तकलीफ में होती है, बट स्टिल आपको क्लियर व्यू दिखता है पिक्चर इमेज का। क्या बात है समझिए बच्चों, तो दिस इज वॉज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों पढ़ते हैं ये हम पहले समझ लेते हैं बच्चों। सिंपल माइक्रोस्कोप में देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन की बच्चों लिमिट है, मैग्निफिकेशन की लिमिट है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन f पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप f को डिक्रीज करोगे, फोकल लेंथ को डिक्रीज करोगे कन्वर्जिंग लेंस के, तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। अब प्रैक्टिकली आप देखो तो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ को बहुत ज्यादा डिक्रीज एक लिमिट तक ही कर पाओगे। ठीक है, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ सकते हो, जिन चीजों को तुम खुली आंखों से देख सकते हो उनकी मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हो। लेकिन अगर सेल ऑर्गेनल्स वगैरह देखो तो वहां पे उन चीजों को आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके, यानी सिंगल कन्वर्जिंग लेंस से तुम उसकी इमेज को नहीं देख सकते बच्चों। तो वहां पे हमें जरूरत होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वहां पे हम 2 लेंस का यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है,
इसमें कन्वर्जिंग लेंस का यूज होता है जिसकी फोकल लेंथ काफी छोटी होती है। लेंस को हम ऑब्जेक्ट के काफी पास होल्ड करते हैं सच दैट कि ऑब्जेक्ट जो है या तो इस कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पे होता है या फोकस के अंदर होता है। ये इरेक्ट मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज बना के देता है, ठीक है। इट अलाउज द ऑब्जेक्ट टू बी ब्रॉट क्लोजर टू द आई देन डी। देखो ये मैंने तुम्हें अभी बताया बच्चों की जिस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हमारे नियर पॉइंट के अंदर विद इन नियर पॉइंट रखी होती है वो हम नहीं देख पाते हैं क्लियरली, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके उस ब्लर्ड इमेज को भी हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ठीक है ना बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होता है। पहली लेंस ऑब्जेक्टिव होती है जो ऑब्जेक्ट के पास होती है, दूसरी लेंस होती है आई पीस जिसके थ्रू हम इमेज देख रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या करती है बच्चों, ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनाती है जो कि काम करता है आई पीस के ऑब्जेक्ट की तरह। अब यहाँ पे आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही काम करती है। तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप अगर अच्छे से आप समझ गए बच्चों तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव इमेज बनाता है ना, या तो वो इमेज आईपीस के फोकस पे बननी चाहिए या आईपीस के फोकस के अंदर बननी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम दो केसेस देखने वाले बच्चों, या तो आईपीस के अगर फोकस पे बनेगी तो इमेज फाइनली इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर अंदर बनेगी तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इमेज फाइनली कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बने, ठीक है। तो फार पॉइंट नियर पॉइंट वाला केस यहाँ पे दो केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैग्निफिकेशन की जहां तक बात हो बच्चों, तो इस केस में मैग्निफिकेशन जो होता है दो लेंस की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला याद करो कि अगर दो लेंस होता है तो जो फाइनल टोटल मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्निफिकेशन होता है। क्लियर है बच्चों। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटी सी बात मैं तुम्हें समझा दूं। जैसे मान लो ये हो गई मेरी आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यहां पे कहीं रखिए ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है बच्चों कुछ इस तरीके से हमारी आंखों पे, है ना। अब ये कितना एंगल हमारी आंखों पे सबटेंड कर रहा है, ये हमारी आंखों पे बच्चों कितनी एंगल सबटेंड कर रहा है, क्या इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस किस साइज की इमेज बना रहा है, किस साइज की इमेज बना रहा है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट h है और मेरी आंखों से, मेरी आई लेंस से ये सपोज x डिस्टेंस पे रखा है, तो थीटा इक्वल्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा की क्या हो सकती है बच्चों, h अपॉन x हो सकती है क्या। तो अगर मुझे हमको मैग्निफिकेशन चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि मेरी जो इमेज बन रही है रेटिना पे वो साइज उसकी बड़ी हो, तो हम क्या चाहेंगे, एंगल ज्यादा सबटेंड करें। एंगल किन केस में ज्यादा सबटेंड कर सकता है, या तो ऑब्जेक्ट की हाइट ही बढ़ जाए, या तो ऑब्जेक्ट की साइज ही बढ़ जाए, या फिर ऑब्जेक्ट और आई लेंस के बीच के डिस्टेंस घट जाए। इन दोनों ही केस में हमारी थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और थीटा यानी एंगल सबटेंडेड अगर बढ़ेगा तो ये ज्यादा जो इमेज होगी रेटिना पे वो ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को घटाने का काम तो मैग्नीफाइंग ग्लास करता है, जो कि हमने अभी भी सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में पढ़ा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों ये जो हम ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं ना, जो पहली लेंस लेते हैं, वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाती है। एक्चुअल में वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट की साइज को मैग्नीफाई करके हमें रियल इमेज देती है आईपीस को। तो अब आईपीस जब मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है तो उसे एक्चुअल में एक इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट दिख रही होती है। तो इन दोनों इफेक्ट को कंबाइंड करते हुए बनाते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बात आई समझ में। पहली लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर देगा, उसकी रियल इमेज बनाएगा, और सेकेंड लेंस क्या करेगा, उसको हमारे आंखों के क्लोज ले आएगा। समझ में आई बात बच्चों। चलो अब देखते हैं फर्स्ट केस, देखते हैं जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही होती है, इन्फिनिटी पे बन रही होती है। चलो देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे कहीं प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया मैंने। अब बच्चों ये जो लेंस है ना, ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के पास रखी हुई लेंस है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब देखो ये जो लेंस है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट की हमें रियल और इनलार्ज्ड इमेज बना के देगी। तो किसी कन्वर्जिंग लेंस के लिए रियल इनलार्ज्ड इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, f और 2f के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज ये तुम्हारी ऑब्जेक्टिव की फोकस है, ये ऑब्जेक्टिव की फोकस है f0,
ओके ठीक है, तो एफ और 2f के बीच में रखा है ये। चलो इसके लिए मैं रे डायग्राम एक बार बना के देखूं। फर्स्ट रे लेती हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, और सेकेंड रे पैरेलल एंड देन थ्रू फोकस। तो बच्चों यहाँ पे कहीं इस जगह पे कहीं तुम्हें दिख रही है इमेज बनती हुई, इस जगह पे कहीं इमेज बन रही है, इस जगह पे कहीं इमेज बन रही है। ठीक है, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये इमेज रियल है बिकॉज एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, और साथ ही साथ इनलार्ज्ड इमेज। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे आई पीस को भी लाना है। ठीक है, और आई पीस यहाँ पे कैसे काम करने वाला है बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करने वाला है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो फोकस पे हो या तो फोकस के अंदर हो। तो यहाँ पे आईपीस को हमें कुछ ऐसे रखना है बच्चों कि ये जो इमेज बनी है ना, जो इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है, या तो इसके फोकस पे हो जाए या तो फोकस के अंदर हो जाए। तो ये पहली वाली केस हम ले रहे हैं जब हम जो फाइनल इमेज बन रही है इस इंस्ट्रूमेंट के वजह से, वो बन रही है इन्फिनिटी पे, यानी हमारे कंफर्टेबल व्यूइंग के लिए, हमारे मोस्ट रिलैक्स्ड आई के लिए बन रही है। तो वो वाली कंडीशन लेते हैं, तो इस केस में हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि जो इमेज है ना इसके फोकस पे बन रही है। मान लिया इसके फोकस पे इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं इसकी फोकस है, मान लिया बच्चों ये फोकस है किसकी, आई पीस की। ठीक है, ये आई पीस है और ये आई पीस की फोकस है। देखो थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। मुझे बताइए जब रेज फोकस से निकल रही हैं, रेज जब फोकस से निकलेंगी तो क्या आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेज पैरेलल हो जाएंगी। रेफरेंस के लिए क्या करती हूँ मैं, मिनट बच्चों, एक रे ले लेती हूँ ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये सारी रेज क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है बच्चों, सारी की सारी रे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, मान लो मैं यहां से कहीं से, इस जगह से कहीं से देख रही हूँ, मुझे ये सारी पैरेलल रेज क्या इन्फिनिटी से आती हुई दिख रही है बच्चों, क्या ये पैरेलल रेज मुझे इन्फिनिटी से आती दिख रही है। हम्म, ठीक है ना। तो ये पहली केस है जहां पे हम इमेज को कहाँ बनाते हैं, आई मीन इंस्ट्रूमेंट इमेज कहाँ बनाती है बच्चों, इन्फिनिटी पे बनाती है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैग्निफिकेशन को हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डराइव करें, तो बिकॉज यहाँ पे दो लेंस की कॉम्बिनेशन यूज किया है हमने, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन विल बी, द नेट मैग्निफिकेशन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ड्यू टू इंडिविजुअल लेंसेज। तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस, इनकी हम क्या प्रोडक्ट लेने वाले हैं। आईपीस को हमने यहाँ पे यूज किया है जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप थी, उसकी मैग्निफिकेशन ऑलरेडी हमको पता है बच्चों। यहाँ पे सिर्फ हमको ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो इस जगह पे बच्चों मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है मेरी वो h हाइट की है, और ये ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रही है वो h डैश हाइट की है। ठीक है, क्लियर है। तो हमें बेसिकली एम नॉट इक्वल्स एच नॉट अपॉन एच करना है, हमें जो एम नॉट निकालना है बेटा, एम नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम नॉट इक्वल्स क्या होगा, एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो क्या कह सकते हैं बच्चों ये एंगल भी थीटा है, ऑपोजिट एंगल। अगर इस ट्रायंगल को मैं कंप्लीट करूं तो क्या बच्चों ये लेंथ एच कहलाएगी, है ना। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों ये बेस, ये क्या है, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गई, ये जो बेस है ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया। ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों, दिस इज फोकल लेंथ फॉर आई पीस। और ये वाली लेंथ बच्चों इट इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द फर्स्ट फोकस ऑफ आई पीस। इसे हम बोलते हैं बच्चों लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कुछ इस तरीके से ही डिफाइन करते हैं लेंथ को। ठीक है, यहां से बच्चों इन दो ट्रायंगल को देखो, इन दो ट्रायंगल से हम टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल, पहली ट्रायंगल को देखो क्या कहलाएगी बच्चों यहाँ से h अपॉन एफ नॉट, एंड सेकेंड ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं h डैश अपॉन, इस ट्रायंगल से बेटा h डैश अपॉन बेस कितनी है, l है, तो यहां से h डैश अपॉन h कितनी आ गई, l अपॉन एफ नॉट क्या, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस वी नो ऑलरेडी,
मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव क्या निकला बच्चों? L/F0। मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस हमें इस पर्टिकुलर केस के लिए यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमें पता है इट इज इक्वल टू व्हाट? D/F। और यहाँ पे बिकॉज आई पीस की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ से नेट मैग्निफिकेशन फर्स्ट केस के लिए क्या लिख सकते हैं हम? मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू। तुम लिख सकते हैं L/F0 मल्टीप्लाइड विथ D/FE। क्या बात आई समझे बच्चों? तो ये पहली मैग्निफिकेशन मिल रही है हमें फॉर फर्स्ट केस फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्लियर है? तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हें सिर्फ टेंशन लेना है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि आईपीएस की हमने मैग्निफिकेशन ऑलरेडी निकाल रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमें फाइनल इमेज जो बनाना है वो नियर पॉइंट पे बनाना है तो उस केस के लिए क्या? अब यहाँ पे सेकंड केस में बच्चों जो रे डायग्राम बनाओगे आप, ऑब्जेक्टिव के लिए रे डायग्राम सेम रहेगी। इस बात का ध्यान देना, जब आप आईपीएस बनाते हो तो आईपीएस के लिए आईपीएस कुछ ऐसे बनाओगे कि ऑब्जेक्टिव जो रियल इमेज बना रही है वो आईपीएस के फोकस के अंदर हो। आईपीएस के फोकस और सेंटर के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट होनी चाहिए आईपीएस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या बात आई समझे बच्चों? ठीक है ना? तो यहाँ पे रे डायग्राम समझा देती हूँ मैं आपको। देखो, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे डेविएट होगा, ये वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे डेविएट होगा, तो ऑब्वियसली इधर तो मीट नहीं कर सकती, पीछे की तरफ ही मीट करेगी। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कहीं जाके ये दो रे मीट कर रही होती है, तो हमें जो फाइनल इमेज दिखेगी कहीं यहाँ पे दिखेगी। जो बच्चों फाइनल इमेज दिखेगी ना वो कहीं यहाँ पे दिखेगी। और मान लेते हैं यहाँ पे जो फाइनल इमेज है वो कहाँ दिख रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे दिख रही है। ठीक है बच्चों, ये फाइनल इमेज किसकी वजह से दिख रही है? इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की फाइनल इमेज है। तो ऑब्वियसली बताओ मुझे, ये सेकंड लेंस यानी आईपीएस की जो इमेज होगी वो हमारे आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी बच्चों। और अगर ऑब्जेक्ट हमारे नियर पॉइंट पे रखा है तो हम उसे देख ही सकते हैं। अलग बात है कि उस वक्त हमारी आईज मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन में होती है। ठीक है ना? तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का बच्चों केस है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करूँ तो आईपीएस के लिए बच्चों मैग्निफिकेशन वी ऑलरेडी नो कि आईपीएस के लिए जो मैग्निफिकेशन होती है, आईपीएस के लिए मैग्निफिकेशन कितनी होती है बच्चों? 1 + D/FE, है ना? ये हमको पता है। और इस डायग्राम में देखो तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैग्निफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों इस ऑब्जेक्टिव से U डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, U0 का नाम दे दूं, और मान लेते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव से ये V0 डिस्टेंस पे इसके लिए इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ मुझे M0 क्या हो जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा? V0/U0 कह सकते हैं क्या भाई? H' को हम लिख सकते हैं क्या? इन दो ट्रायंगल से बच्चों V0/U0। तो यहाँ से जो फाइनल मैग्निफिकेशन मेरी आ रही है दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैग्निफिकेशन। तो या तो आप V0/U0 लिख लो या H' लिख लो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो ये तो थ्योरी पार्ट था, लेकिन सच बताऊं तो न्यूमेरिकल्स करने में ना तुम जस्ट इस बात का ध्यान रखना, कुछ कंडीशंस याद रखना, और इस बात का याद रखना कि ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज और कुछ भी नहीं है। नेमिंग अलग अलग बस है, कंपाउंड एंड टेलीस्कोप वगैरह जो भी नाम है, लेकिन अगर क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे बस इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पे बस दो लेंसेज है उनकी कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है। अगर दो लेंस की कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से कंफर्टेबल हो, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो बस थ्योरी पार्ट है, ये तो बस थ्योरी पार्ट में बता रही हूँ आपको। क्या बात आई समझे बच्चों? ठीक है ना? तो ये सेकेंड केस के लिए मैग्निफिकेशन है। तो देखो दोनों ही मैग्निफिकेशन में बच्चों तुम्हें आईपीएस की मैग्निफिकेशन तो सिंपल माइक्रोस्कोप से पता चल जाएगी, एंड आपको बस ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात थी। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है हमें कि जो आईपीएस की फोकल लेंथ होती है ना, आईपीएस की फोकल लेंथ बच्चों, आईपीएस की फोकल लेंथ क्या होती है? ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ से ज्यादा होती है। ठीक है, आईपीएस की फोकल लेंथ क्या होती है? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इस केस में ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप एक ऐसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होती है जिसका यूज करके किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की हम क्लियर इमेज देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की।
जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में भी दो लेंसेज यूज में आते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। आईपीस का बच्चों यहाँ पे वही यूज है जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस का फंक्शन था, यानी यहाँ पे भी आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है जो कि हमें इनलार्ज और वर्चुअल इमेज बना के देता है। अब कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास हमें इनलार्ज और वर्चुअल इमेज कब बना के देता है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, इसके फोकस पे हो या फोकस के अंदर होती है। क्लियर है? अगर किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं बच्चों, तो वो ऑब्जेक्ट क्या उस मैग्नीफाइंग ग्लास के फोकस से काफी काफी दूर पे है, तो वहां पे वो आईपीस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम नहीं करेगा। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को आईपीस के फोकस पे या फोकस के अंदर बनाए। ठीक है, तब जाके आईपीस हमारा एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करेगा। तो इसके लिए बच्चों ऑब्जेक्टिव का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव का क्या काम है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है, कहाँ पे, आईपीस के फोकस पे या आईपीस के फोकस के अंदर। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का काम डिफरेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा था बच्चे, एक छोटी सी ऑब्जेक्ट की इनलार्ज रियल इमेज बना के दे रहा था ऑब्जेक्टिव, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखो क्या कर रहा है, इट फॉर्म्स रियल इमेज एट इट्स सेकंड फोकस एंड ब्रिंग्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लोजर। ठीक है, एक बार अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, रियल इमेज बन गई आईपीस के फोकस पे या उसके फोकस के अंदर, तो अब आईपीस उस इमेज को, यानी आईपीस के लिए अब वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो उस ऑब्जेक्ट की वो क्या कर सकता है, मैग्नीफाइड इमेज में दिखा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव आईपीस की फंक्शन आपको समझ आ गई है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आईपीस की फोकल लेंथ से बड़ी होनी चाहिए बच्चों, ये कंडीशन है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव की अपर्चर लार्ज होनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम लाइट को अपने थ्रू पास कराए और कोई फेंट ऑब्जेक्ट भी हमें क्लियर दिखे, ब्राइट दिखे। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं तो इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय फाइनल इमेज टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो ये वही बात है बच्चों मैग्नीफाइंग पावर की। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में भी दो केसेस की बात करेंगे। एक तो पहली केस नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली, जिसमें कि कोई इंस्ट्रूमेंट फाइनल इमेज कहाँ बना के दे, इन्फिनिटी पे, यानी मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन हमारी आईज की वो होती है जिसमें हमें इमेज इन्फिनिटी पे बन के मिलती है, यानी हमारे लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है। सेकंड केस का क्या होगा, जब ये टेलीस्कोप जो फाइनल इमेज बनाए वो कहाँ बनाए, नियर पॉइंट पे बनाए। तो पहले बात करते हैं हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की, यानी जब इमेज इन्फिनिटी पे बने। तो यहाँ पे मैंने पहले से ये ऑब्जेक्टिव बना के रखा है बच्चों, ये हो गई इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या इससे आने वाली सारी रेज पैरेलल होंगी? तो मैं पहली रे लेती हूँ इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए, ओके, दूसरी रे लेती हूँ इसके पैरेलल ही जो इसके फोकस से पास करे। तो बच्चों फोकस से पास करने वाली रे क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो ये यहाँ पे कहीं मीट करी, इस पॉइंट पे मीट करी है। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे इमेज बन रही है ना, इस जगह पे क्या बन रही है, उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बच्चों हमें रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है बेटा, ये इस ऑब्जेक्टिव की फोकस है, और ये क्या है, इसकी फोकल लेंथ है। ये लेंथ क्या है, इस ऑब्जेक्टिव की क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने बच्चों, तो आईपीस को कैसे रखना होगा, आईपीस को हमें ऐसे रखना होगा कि ये जो रियल इमेज है ना आईपीस के, कहाँ बन जाए, फोकस पे बन जाए। तो ये पहली वाली केस है, यहाँ पे बच्चों ये जहां पे एफ नॉट है वहीं पे आईपीस की फोकस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। क्लियर है? तो अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, एक रे मैंने ली जो इससे के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड। दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी बच्चे आईपीस की। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल रेज होंगी जो हमारे आई लेंस पे पैरेलल आ रही हैं। तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमारे लिए, इन्फिनिटी पे होगा, यानी हमें ये रेज इन्फिनिटी से आती हुई दिखेंगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे बच्चों ये क्या है, ये है आईपीस की फोकस, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव की फोकस, ये क्या है, आईपीस है।
ठीक है। मान लिया कि जो रियल इमेज ऑब्जेक्टिव बना के दे रहा है इसकी हाइट h है, ठीक है। अब बच्चों मैग्नीफाइंग की पावर की डेफिनेशन देखो तो रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय फाइनल इमेज। अब देखो फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी पे है, तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो है एंगल है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द फाइनल इमेज, तो इसको मैं बीटा से डिनोट करती हूँ। नेक्स्ट थिंग इज एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। तो बच्चों ऑब्जेक्ट तो हमारी इन्फिनिटी पे है, तो क्या हम कह सकते हैं दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। तो इसे मैं अल्फा से डिनोट करूं, यहाँ पे देखो ऑपोजिट एंगल तो क्या है, ये अल्फा हो गई, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स व्हाट, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब बीटा अल्फा को हम यहाँ पे ज्योमेट्री से निकाल लें। अगर मैं एंगल को यहाँ पे बहुत छोटा ले लूं बच्चों, तो कैन वी राइट दिस tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, h अपॉन f नॉट। Similarly, tan beta equals h upon fe, ठीक है। तो यहां से बीटा बाय अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, एच हो गया कैंसिल, बीटा बाय अल्फा क्या हो गया, एफ नॉट अपॉन एफ ई, एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो पहले वाले केस में यानी जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हमें मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, एफ नॉट अपॉन एफ ई। सेकेंड केस यानी जब इमेज नियर पॉइंट पे बनती है फाइनल इमेज, तो यहाँ पे मैंने पहले से इसे कॉपी कर लिया था। ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों रे डायग्राम तो नहीं बदलने वाली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, तो जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव की फोकस पे बनेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, आईपीस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि फाइनल इमेज कहाँ बने, नियर पॉइंट पे बने। तो हम आईपीस को कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये जो रियल इमेज बना रहा है ऑब्जेक्टिव वो आईपीस के फोकस के अंदर बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे हमने इसे एडजस्ट कर लिया कुछ इस तरीके से, है ना। ये बच्चों आईपीस है। अब एक रे मैं लेती हूँ ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, पैरेलल रे क्या करेगी, इसके फोकस से पास कर जाएगी कुछ इस तरीके से बच्चों। तो तुम्हें ये क्लियरली दिख रहा है कि इधर तो रे मीट नहीं कर सकती, रे कहीं पीछे की तरफ ही मीट करेगी। एक रफ डायग्राम बना दो। तो बच्चों यहाँ कहीं पे हमारी फाइनल इमेज बन रही है और हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है अपने आईपीस को ताकि फाइनल इमेज कहाँ बने, नियर पॉइंट पे बने। यानी ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन को यानी मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन कर लेते हैं हम। देखो ये अल्फा हो गई, ये तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट हो गई आई पे, और ये हो गया बच्चों एंगल सबटेंडेड बाय व्हाट, इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ज्योमेट्री से अगर यहाँ पे देखो इस जगह पे आई पीस के लिए फोकस कहीं यहाँ पे होगा, आई पीस के लिए फोकस कहीं यहाँ पे होगा बच्चों, समझ रहे हो ना। मान लेते हैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की आई मीन जो ऑब्जेक्टिव इमेज बना रहा है इसके डिस्टेंस आईपीस से सपोज यू है, यू ई कर लेते हैं, यू ई इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ज्योमेट्री से इस जगह पे ज्योमेट्री से हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट, इस केस में क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाय यू, एफ नॉट बाय यू, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लेंस फॉर्मूला यूज करके यूई की वैल्यू लिख सकते हो। और साथ ही साथ बच्चों अगर हम टेलीस्कोप के लेंथ की बात करें तो पहले केस में अगर लेंथ देखें तो दो लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ होता है टेलीस्कोप का। तो फर्स्ट केस में देख रहे हैं जब हम हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बच्चों लेंथ होती है एफ नॉट प्लस एफ ई। और सेकेंड केस में जब इमेज नियर पॉइंट पे बन रही होती है तो यहाँ पे देखो क्या लेंथ क्या है दोनों के बीच की बच्चों, एल इक्वल्स क्या है, एफ नॉट प्लस यूई, ठीक है। यहाँ पे मैं यूई को रिप्लेस कर सकती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें पता है 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। और बच्चों इस जगह में आईपीस के लिए अगर लिखें तो आईपीस के लिए बताओ मुझे फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, v इज व्हाट, v क्या है बच्चों, माइनस d है, ठीक है। u क्या है, u है माइनस यूई
तो अगर इससे पुट करो यहाँ पे एफ क्या है एफ ई, तो यहाँ पे बच्चों 1/1 यू ई इक्वल्स क्या आ रहा है 1/FE प्लस 1/D। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब यहाँ पे आप मैग्नीफाइंग पावर में लिखोगे तो ये हो जाएगा F0/UE, यूई की जगह पे 1/FE प्लस 1/D। यहां से मैं FE को ले लेती हूं बाहर, ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स F0/FE multiplied with 1 plus FE/D। तो ये बच्चों सेकंड केस के लिए हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ रही है। ठीक है, तो ये कहानी थी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। मैग्नीफाइंग पावर इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बच्चों लेंथ, पहली केस की लेंथ क्या होगी, सेकंड केस की लेंथ क्या होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये तरीका, डेरिवेशन का तरीका आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स तो आप वैसे ही करने वाले हो, दो लेंस की कॉम्बिनेशन समझ के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आप तभी किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की ब्राइट इमेज देख सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो फेंट है काफी, तो उसकी अच्छी इमेज आपको तभी दिख सकती है जब काफी सारे लाइट को वो कैप्चर करे। यानी ऑब्जेक्टिव जिससे लाइट आ रही है, एंटर कर रही है टेलीस्कोप में, उस ऑब्जेक्टिव का एरिया यानी एपर्चर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इतने बड़े लेंस को बिल्ड करने में बच्चों एक तो बहुत डिफिकल्टी होती है। पहले एडवांटेज ये है कि बिग लेंसेज आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। भाई लेंस को सपोर्ट आप कैसे दे सकते हो, बिकॉज दोनों साइड इसकी यूजफुल होती है। ठीक है, बिकॉज लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रही होती है, तो आप इसको इसके सिर्फ एज से सपोर्ट दे सकते हो, और ये काफी डिफिकल्ट होता है टू सपोर्ट लेंसेज बाय द एजेस। ठीक है, इतने बड़े लेंसेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटिक एबरेशन। अब बच्चों, क्रोमेटिक एबरेशन एक डिस्टॉर्शन है जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या होता है इसमें, डिफरेंट वेवलेंथ के लिए लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि लेंस की फोकल लेंथ इसके अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कुछ इस तरीके से बच्चों डिपेंड करती है। ठीक है, अब वॉयलेट की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना बच्चों, ये ज्यादा होती है रेड के कंपैरिजन में। तो यहां से आप देख सकते हो कि वॉयलेट के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी रेड के कंपैरिजन में, और सारी इनके बीच की जो कलर्स होती है वो इनके बीच में कहीं लाई करेगी। यानी अगर कोई व्हाइट लाइट किसी लेंस से पास करेगी, अगर व्हाइट लाइट किसी लेंस से होके पास करेगी, तो रेड कलर रेड कलर कहीं यहां जाके कन्वर्स करेगा, और वायलेट कलर कहीं यहां जाके कन्वर्स करेगा। ठीक है बच्चों, और बाकी की जो कलर्स है ना, बाकी के कलर्स हैं इनके बीच में कहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट कलर डिफरेंट जगह पे जाके इमेज बना रहा है, तो यहाँ पे इमेज हमें डिस्टॉर्टेड दिखेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है स्फेरिकल एबरेशन का, और स्फेरिकल एबरेशन किसी भी स्फेरिकल शेप की लेंस या मिरर में देखने को मिलती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के काफी दूर पे होते हैं, तो उनकी डेविएशन अलग होती है। डिफरेंट रेज डिफरेंट जगह पे जाके कन्वर्स करता है, तो यहाँ पे भी हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं बच्चों। नेक्स्ट जो टाइप हमें पढ़ना है टेलीस्कोप का, वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और बच्चे ये ऊपर के सारे डिसएडवांटेजेस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करने से हम हटा सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस था, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं मिरर ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो अगर मिरर ऑब्जेक्टिव से रिप्लेस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें गायब हो जाएंगी। एक तो भाई ये जो बिग लेंसेज को बनाने में जो डिफिकल्टी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस हमें बड़ा चाहिए था। साथ ही साथ इनको सपोर्ट एजेस से करने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मिरर को हम इसके बैक साइड से सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस घट जाएंगे इसमें। क्रोमेटिक एबरेशन हो नहीं सकता बिकॉज आप मिरर का यूज कर रहे हो, और स्फेरिकल एबरेशन को भी हम घटा सकते हैं अगर हम पैराबोलिक लेंस का यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बच्चों डायग्राम देख लेते हैं।
ये है बच्चों ऑब्जेक्टिव मिरर। हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस करके ऑब्जेक्टिव मिरर लगा दिया। इसकी एपर्चर भी काफी बड़ी होनी चाहिए, काफी लार्ज होनी चाहिए, ताकि ये मैक्सिमम रेज को किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर सके। ये है क्या? कनकेव पैराबोलिक मिरर है, ताकि हम यहाँ पे स्फेरिकल एबरेशन को भी यहाँ अवॉइड कर सके। ठीक है। अब बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज बच्चों पैरेलल होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि काफी दूर से आ रही है रेज, पैरेलल रेज होंगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ कन्वर्ज करेंगी? इस कनकेव मिरर के फोकस पे कन्वर्ज करेंगी। ठीक है। तो ऐसी काफी सारी रेज आ रही होंगी बच्चों। तो हमारा पहला काम यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कर दिया, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज किसी पॉइंट पे बना दी। अब क्या करेंगे? हम अपने आईपीस के साथ इस पॉइंट पे बैठ जाएंगे, इस फोकस पे बैठ जाएंगे, और इसकी जो इमेज है, जो इमेज हमारे हमें कनकेव मिरर ने बना के दिया है, इसकी हम मैग्नीफाइंग इमेज देख सकते हैं यूजिंग आईपीस। ठीक है। तो इस उसके लिए आपको इस टेलीस्कोप के ट्यूब में जाके बैठना होगा। बाद में इसकी और मॉडिफिकेशन की गई, और यहाँ पे क्या किया गया? एक कन्वेक्स मिरर का यूज किया गया बच्चों। यहाँ पे क्या किया गया? एक कन्वेक्स मिरर का यूज किया गया, और इस कन्वेक्स मिरर के यूज करने की वजह से ये लाइट कन्वर्ज करने से पहले फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और रिफ्लेक्ट होके कहीं यहाँ पे कन्वर्ज करेगी वापस, कहीं यहाँ पे कन्वर्ज करेगी। तो अभी हम आईपीस लेके इस पॉइंट से, यानी टेलीस्कोप के ट्यूब में बैठने की अब जरूरत नहीं है, हम यहाँ से अब फाइनली इमेज देख सकते हैं किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। तो ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये है सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर। ये क्या है? ये है सेकेंडरी ओके। ये क्या है बच्चों? ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का वही फंक्शन है बच्चों जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का था, बस यहाँ पे हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्टिव मिरर से। तो जितनी सारी डिसएडवांटेजेस थी वो सबके सब हमने हटा दिया। ओके। और यहाँ पे हमने सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर का यूज क्यों किया? ताकि हमें इस टेलीस्कोप के ट्यूब में जाके ना बैठना पड़े, हम बाहर से भी इमेज को देख सके आईपीस का यूज करके। और यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर भी एंड होता है। अब चलो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 144 सेंटीमीटर की। एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? अब देखो बच्चों, कुछ भी ना मेंशन होना तो हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है टेलीस्कोप की? एफ नॉट बाई एफ ई, 144/6, और यहां से आ जाएगा 24। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस? अब देखो बच्चों, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो सेपरेशन होती है ना, ये क्या होती है? टेलीस्कोप के लेंथ के इक्वल होती है, एफ नॉट प्लस एफ ई। ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 144 प्लस 6 क्या आ गया? 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट दैट ऑफ द टेलीस्कोप। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की अगर हम बढ़ाते हैं तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर पे क्या इफेक्ट आएगा? बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए, मतलब डायरेक्ट आपको आपके फॉर्मूला का यहाँ पे यूज है। तो कुछ भी नहीं गिवन है तो मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रही हूँ। माइक्रोस्कोप के लिए मैं स्मॉल एम से डिनोट करती हूँ उसे। ये क्या होता है बच्चों? एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। ओके। और टेलीस्कोप के लिए होता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एफ नॉट बाय एफ ई नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। तो यहाँ बच्चों क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर मैं एफ नॉट को बढ़ाऊंगी, एफ नॉट को बढ़ाऊंगी तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज करेगी और टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे देखो, बोथ विल इंक्रीज, नहीं नहीं नहीं, माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज, माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज, बट यस, ये ऑप्शन सही है।
क्या होगा, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज करेगी पर टेलीस्कोप की इंक्रीज करेगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आर गिवन फॉलोइंग 3 लेंसेज, which 2 lenses will you use as an eyepiece and as an objective so to construct the astronomical telescope। अब देखो बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में की जो कंडीशन थी क्या थी कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस की एपर्चर ज्यादा होनी चाहिए और फोकल लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स क्या हमें पता है कि एफ नॉट शुड बी ग्रेटर देन एफ ई, ठीक है। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की आईपीस से ज्यादा होनी चाहिए, साथ साथ इसकी एपर्चर ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो क्या क्या गिवन है, लेंस L1 में क्या पावर 3 है। अच्छा एक और बात क्या पता है बच्चों की, पावर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। तो जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। हम कह सकते हैं L1 की फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1/3 हो गई, जो कि सबसे ज्यादा होगी इनमें, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों इसकी एपर्चर भी बड़ी है। तो हमारी जो कंडीशन है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कि इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी एपर्चर बड़ी होनी चाहिए, तो ये दोनों ही यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे L1 हम L1 का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव बनाने में, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों जो आईपीस होती है उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, एपर्चर भी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर सबसे ज्यादा किसकी है, L3 की है। तो L3 की पावर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी फोकल लेंथ कम होगी, है ना। तो इसे हम यूज करने वाले हैं आईपीस बनाने में। समझ आया, रीजन समझ आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द लाइट यूज्ड, जस्टिफाई योर आंसर। अब बच्चों ये हम जानते हैं कि फोकल लेंथ तो किसी भी लेंस का किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। वेवलेंथ मींस डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। साथ ही साथ बच्चों माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, अगर मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करूं तो इस केस में क्या होता है, L/F0 D/Fe, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो यस, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच कलर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज हाईएस्ट, फॉर विच कलर इट इज लोएस्ट। अब कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस लेती हूँ, m इक्वल्स क्या होगा, D/F होगा। तो बच्चों यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो फोकल लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोकल लेंथ डिफरेंट कलर के लिए बच्चों डिफरेंट होता है। हमें क्या पता है कि फोकल लेंथ रेड की ज्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है। तो यहां से आप कह सकते हो कि मैग्नीफाइंग पावर रेड की कम होगी, वॉयलेट की ज्यादा होगी। क्या बात आई समझ में, शुरू से समझा दो क्या। देखो कॉची रिलेशन से हम क्या जानते हैं बच्चों कि जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी रिफ्रैक्टिव, उस पर्टिकुलर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। एज वी नो कि वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होगा, वॉयलेट का ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है इस तरीके से, बेसिकली लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ये। बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसके लिए फोकल लेंथ कम होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, फोकल लेंथ फॉर रेड इज मोर देन फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट। और यहाँ से बच्चों आप क्या देख सकते हो कि द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रेड विल बी लेस देन दैट ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ वॉयलेट। क्या बात आई समझ में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर की, एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूरी सेटअप बतानी है, तो जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि बहुत कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे बच्चों जो नेट टोटल मैग्निफिकेशन है वो क्या दे रखी है 30 की, और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस, ठीक है।
फाइनल इमेज कहाँ बन रही है बच्चों? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी नियर पॉइंट वाला केस है। और नियर पॉइंट के लिए हमें पता है कि आईपीस की जो मैग्निफिकेशन होती है ना बच्चों, ये होती है 1+d अपॉन एफ ई। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे d की जगह पे 25, एफ ई की जगह पे 5, तो ये कितनी आ रही? 6 आ रही है। 6 आ गई। m की वैल्यू 30 दे रखी है, तो यहाँ से बच्चों m नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? 30/6 दैट इज 5। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो मैग्निफिकेशन आ रही है वो 5 की आ रही है। क्लियर है? अब बच्चों एक बार मैं रफ डायग्राम एक ड्रॉ कर लूं। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है बच्चों, इसकी इमेज कहीं यहाँ बन रही है, सपोज यहाँ पे इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? इस पॉइंट पे बन रही है। तो ये हो गई बच्चों, ये हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से, तो उसको मैं यू नॉट से डिनोट कर रही हूँ। ये हो जाएगी इस इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से, तो इसको मैं वी नॉट से डिनोट कर रही हूँ। देन आई पीस के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये क्या हो जाएगी? आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, और ये हो गया बच्चों आई पीस के लिए इमेज की डिस्टेंस यानी वीई। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी ऑब्जेक्टिव की क्या आ गई बच्चों? मैग्निफिकेशन आ गई है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन हम क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मैग्निफिकेशन इक्वल्स वी नॉट बाय यू नॉट बच्चों। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एंड ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज मिल रही है हमको। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों बिकॉज एम नॉट की वैल्यू 5 है, तो हमें वी नॉट और यू नॉट का रिलेशन मिल जाता है, दैट वी नॉट इक्वल्स व्हाट? 5 माइनस 5 यू नॉट। ओके, अब बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पे एफ नॉट की वैल्यू दे रखी है पहले से क्वेश्चन में, वी नॉट को हम यू नॉट के टर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी ऑब्जेक्टिव से। क्या आ जाएगा बच्चों? ये 5 यू नॉट -1 -5 दैट इज -6, और यहां से यू नॉट क्या आ रहा है? -6 इंटू एफ नॉट क्या है बच्चों? 1.25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, और ये आ जाएगा -1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गई बच्चों? हमें मिल गई ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जेक्टिव से, हमें यू नॉट की वैल्यू मिल गई अभी। ठीक है, यू नॉट मिल गई, तो क्या यहाँ से बच्चों वी नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं? वी नॉट क्या हो जाएगा? -5 टाइम्स ऑफ यू नॉट, दैट इज क्या हो गया? ये 7.5 सेंटीमीटर, यानी वी नॉट की भी वैल्यू मिल गई, यू नॉट की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आईपीएस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आईपीएस के लिए देखो, आईपीएस के लिए क्या क्या चीजें गिवन है। आईपीएस के लिए हमें वीई पता है, वीई क्या है बच्चों? -25 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ बन रही है? नियर पॉइंट पे बन रही है इमेज फाइनली। और हमें क्या पता है आईपीस के लिए? फोकल लेंथ पता है क्या? फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है। तो आईपीस के लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला लिखते हैं, तो 1/5 इक्वल्स 1/-25 -1/ue। तो यहां से बच्चों 1/ue इक्वल्स क्या आ जाएगा? -1/25 -1/5 25 क्या आ गई? 1 -6। तो बच्चों यहां से यूई की वैल्यू कितनी आ रही है? 25/6 आ रही है। ठीक है, विथ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। तो यूई की भी वैल्यू बच्चों आ गई, यानी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस भी आ गई। तो सब कुछ कैलकुलेट कर लिया हमने, वी नॉट भी आ गया, यूई भी आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Telescope has an angular magnification of magnitude 5 for distant object. ठीक है,
The separation between the objective and an eyepiece is 36 centimeter and final image is formed at infinity. अब देखो infinity के लिए यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन गिवन है बच्चों. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें क्या पता है, एफ नॉट बाय एफ ई. ठीक है, ये क्या गिवन है 5, यानी यहां से हम लिख सकते हैं एफ नॉट इक्वल्स 5 टाइम्स एफ ई. एंड क्या गिवन है, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई पीस. बच्चों इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हमको पता है कि सेपरेशन जो होती है यानी क्या होती है, एफ नॉट एफ ई क्या होता है बच्चों, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एंड वो गिवन है 36 सेंटीमीटर. तो ये पहली इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो. फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल्स 36. और यहाँ से बच्चों एफ ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है. ठीक है, और फाइनली जब इसे हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, 30. ठीक है, क्लियर है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ लार्ज मैग्निफिकेशन कैन बी अचीव्ड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. अब बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होती है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होती है बताओ, एफ नॉट बाय एफ ई होती है क्या. तो अगर हमको मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए उस केस के लिए दिस एफ नॉट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ ई. यानी ऑब्जेक्टिव के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो आई पीस की फोकल लेंथ से बहुत ज्यादा होनी चाहिए. तो ये कंडीशन बच्चों याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज प्रीफर्ड ओवर अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. अब बच्चों 2 रीजन का आप यहाँ से 3-4 रीजन दे सकते हो. पहली रीजन तो ये है कि बिकॉज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आप ऑब्जेक्टिव मिरर यूज करो इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो वहां पे क्रोमेटिक एब्रेशन चला गया, खत्म हो गया. ठीक है, नेक्स्ट रीजन है कि अगर हम स्फेरिकल मिरर की जगह पे अगर हम पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं तो वहां पे स्फेरिकल एब्रेशन को भी हम अवॉइड कर सकते हैं. साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि मिरर के बैक पे भी आप सपोर्ट दे सकते हो. इमेज काफी ब्राइट बनती है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बन रही होती है. रिफ्लेक्शन में एनर्जी का लॉस हो सकता है पर रिफ्लेक्शन में इमेज ब्राइट बनती है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर को मैं एंड करती हूँ. मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ. तब तक बच्चों खुश रहो, हंसते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.